तीन उपचुनाव हो रहे हैं, एक बिहार की बांकीपुर सीट पर, एक मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर और एक गुजरात में। तीनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। बांकीपुर सीट जो खाली हुई, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उनके राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट खाली हुई। वहीं दतिया में नरोत्तम मिश्रा इससे पहले विधायक रह चुके थे, लेकिन जब कांग्रेस के विधायक को बैंक के धोखाधड़ी में सजा मिली तो उसकी वजह से सीट खाली हुई और उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुए। हम बात करेंगे बांकीपुर सीट की, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं पवन कुमार, जो कि जाने माने जर्नलिस्ट हैं, बिहार से आते हैं और बिहार पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। पवन जी, क्लियर व्यू में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि बांकीपुर सीट, जो कि एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड था बीजेपी का, मुझे लगता नहीं कि कभी बीजेपी ने वो सीट हारी थी। और ख़ास तौर पर जो बीजेपी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो उस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे थे, और उससे पहले उनके पिता, जब बाद में परिसीमन वाली बात तो अलग है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो हैं वो सीट जीत रहे हैं बीजेपी को हरा करके। जीत गए हैं लगभग। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, जबकि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है? बांकीपुर की सीट उसमें जितेंद्र क्या है कि कई चीज़ें, मैं बड़ी पिक्चर इसमें देख रहा हूँ। बांकीपुर अभी पिछले 15 दिन से लग रहा था कि कट टू कट चल रहा है दोनों में। उसके पहले लग रहा था कोई मिराकल होगा तभी जीतेगा, जिसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट किया है या किया होगा। वो ये है कि एक तो ये जनजी का जो आंदोलन वगैरह आपने देखा, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ा है उस पर। प्लस जो बीजेपी जो एक हाई हैंडेडनेस के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ भी विद्रोह था। अभी वहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने कह दिया था कि हम तो, हमारी पार्टी तो किसी भी कुत्ता बिल्ली को यहाँ से चुनाव टिकट दे देगी, वो जीत जाएगा। उसका भी एक, मुझे लगता है कि उसका भी थोड़ा बहुत एक रोल रहा होगा। प्लस लोग वहाँ से ये दिखाने की कोशिश में थे कि साहब ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टी की बपौती नहीं है कि साहब आप जिसको भी खड़ा करेंगे उसको हम चुनाव जिता देंगे। एक तो इन्होंने जो कैंडिडेट दिया वो भी कैंडिडेट बहुत हल्का कैंडिडेट, छोटा कहूँगा, छोटा इस सेंस में नहीं, मतलब बहुत उसका कोई कद बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नोन आदमी नहीं था। तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये क्या समझते हैं, मतलब ये कोई सीरियसली नहीं लेते हैं क्या। इन सब के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसकी सीट है, कई दशकों से उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं पूछता था तब भी वहाँ से पटना से शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव एक बार चुनाव जीते, सबसे पहली दफ़ा वीपी सिंह के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो सीट, उसको आप केवल बांकीपुर की सीट जीतने या हारने नहीं मानिए। वो उसको सबसे पहले मान सकते हैं आप कि ये पैराशूटिंग है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का इस्टेब्लिशमेंट है, प्रशांत किशोर वहाँ पर स्थायी हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इनविंसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया जा सकता है, कॉर्नर किया जा सकता है, उसको डिफीट किया जा सकता है, उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। तीसरा, वो छोटी सी जगह है स्थानीय रूप से बांकीपुर सीट, लेकिन वो भारतीय राजनीति में एक नया नक्शा बना के आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं। और जनता को भरोसा गया कि नहीं, कुछ भी संभव है। जब 40 बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें बड़े बड़े नेता, बीजेपी के प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी, जो संगठन के नेता हैं, इंचार्ज बिहार के, वो सारे उतरे और सबको वो सारे ध्वस्त हो गए। तो ये बड़े कैनवस पे अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। मैं बिल्कुल इसी वजह से ये बात आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझा पाएगा। जैनजी का भी जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, जो आपने एक बात कही, इसका इम्पैक्ट बिहार में बांकीपुर चुनाव में क्यों और कैसे आया। दूसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो सीट लगातार बीजेपी जीत रही थी, जब बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, अब तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ के जो विधायक थे वो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
इन दोनों के बीच में बीजेपी अपनी वो सीट ना बचा पाए और प्रशांत किशोर जो कि पिछले चुनाव में अपनी एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे, वो अचानक से उस सीट को जीत लेते हैं। ये कैसे हुआ होगा बीजेपी के लिए? मतलब कि जिसमें बड़े कद्दावर नेता हैं वो तक वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ऐसी क्या कमी रह गई बीजेपी के अंदर, या वो ज़्यादा ही अपने आप को ये मानने लगे थे कि अगर हमारी ये पारंपरिक सीट है तो इस पर अगर हम किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीतेगा ही जीत। वो समझ रहे थे कि इसमें हम सीरियसली लिया। नीरज कुमार, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है? क्या ये इसके पहले क्या थे? अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, एक तरह से कहें, भाषण देना नहीं आता इनको, सवालों के जवाब देता है। इसको बीजेपी के बड़े लोगों ने इसको बिल्कुल घेरा हुआ था कि इसको ज़्यादा बोलने नहीं देना है, मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करने देना है। इससे उसी समय ये लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। प्लस प्रशांत किशोर ने मेहनत की, घर घर गए, अपार्टमेंट घूमा, गालियाँ सुनी, डांट सुने, उलाहने सुने, अपमानजनक बातें सुनी, लेकिन डटे रहे। तो जो यात्रा प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले शुरू की थी कि साहब हम घूम रहे हैं बिहार में, पद यात्रा कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, उसमें जो वहाँ पे पौधा रोपा था वो जाके अब एक फल देने की हालत में आया। जेनजी की आपने बात की, जेनजी को आप और हम दिल्ली में रहते हैं, हमें लगता है कि जंतर मंतर का नहीं है। ऐसा नहीं है। ये फीलिंग आपको पूरे देश में मिलेगी। जयपुर में प्रदर्शन हुए, लखनऊ में प्रदर्शन हुए, बीएचयू में प्रदर्शन हुआ, पटना में प्रदर्शन हुआ, भोपाल में हुआ। पटना में जब यहाँ जेनजी के प्रदर्शन हो रहे थे उस समय पटना में भी हुए, जिसमें आपको पता है AK-47 बिहार की पुलिस ने चलाया। देखिए ये सब काम हम ही लोग कर सकते हैं, ये सब काम देश में और कोई दूसरी पुलिस कर ही नहीं सकती है। AK-47 का हमारे यहाँ पुलिस के पास भी और AK-47 है और जनता के पास भी है, तो उस मामले में हम लोग स्पेशल राज्य हैं। लेकिन वहाँ पे एक जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था कि आप वाटर कैनन नहीं चलाएंगे क्या? नहीं, एक और हुआ, इस चीज़ के लिए भी आप फेमस है। एक और हुआ कि साहब ऐसा कि क्या आप बताइए, कोई अश्रु गैस का इंतजाम नहीं है हमारे पास, तो नहीं उस मामले में। तो हम ये कह रहे हैं कि जेनजी का असर केवल दिल्ली में नहीं था, वहाँ भी था। और जेनजी के हमने कई यूट्यूबर्स पटना में देखे जो जेनजी को पकड़ा बूथ से बाहर, जिन्होंने निकलते हुए, क्योंकि वो उत्साही था ना, कम उम्र के लोग हैं, बच्चे, तो वो बोलते थे हाँ वोट हमने दिया है फलां को, ये वही बोल सकते हैं उम्र के हिसाब से। जेनजी ने, मैं आपको भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि जेनजी 99% ने वोट दिया होगा प्रशांत किशोर को, क्योंकि वो उससे को रिलेट करते थे। पटना में भी धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, मारपीट हुआ, MLA पीटे गए वहाँ पे। तो वो वाला जो वोट आप कह रहे हैं कि जेनजी का प्रदर्शन जंतर मंतर में हुआ, नहीं, उसका भावनात्मक रूप से जो फैलाव है वो पूरे देश भर में था। और वो इस चुनाव में भी बाद में जब आपके पास ग्रेनुलर डिटेल्स आएंगे तो आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि किसको कितना वोट पड़ा और कौन। इनके जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एरोजन हुआ होगा। चलिए, ये तो बांकीपुर का आपने बताया। एक और जगह है MP के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहा था। राजेंद्र भारती जो कि पिछली बार जीते थे कांग्रेस से, उनको सजा होने की वजह से वो सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। घनश्याम सिंह जीत गए हैं कांग्रेस के फिर से। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा जो कि पिछली सरकार में गृह मंत्री थे सरकार के, वो टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, वो बकायदा बगावत पर आ गए थे, हाईवे जाम कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उनको समझाया तो वो मान गए, आशुतोष तिवारी को टिकट दी। लेकिन बीजेपी MP में भी चुनाव हार गई। तो क्या आपको लग रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिल रहा है? लेकिन इसमें एक चीज और कहूंगा मैं, गुजरात के अंदर जो मंजलपुर था, वहां पर बीजेपी जरूर जीत गई चुनाव अपना। देखिए इस तीनों सीटों में एक जगह कहीं मुझे जितनी समझ में बात आई उसमें मुझे लग रहा था अगर कोई एक सीट जीत सकता है तो वो बांकीपुर में शायद पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि दतिया में हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी थी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के संगठन और नरोत्तम मिश्रा के जो पर्सनल जो उनका अपना रुतबा रकबा है उससे पार्टी कभी मुतमईन नहीं थी। उनके नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वहाँ के सेंटर को लेकर के भी बड़ा नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आपको वहाँ के स्टेट के इंचार्ज जो स्टेट के संगठन था वो भी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ था। इस वजह से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, वो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी हमारे लिए। मतलब मैं लोकल जर्नलिस्ट वगैरह से भी अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
इसमें चुनाव हारने में नरोत्तम मिश्रा की अपनी एक भूमिका रही होगी कि चुनाव में लार्जली ये देखा गया कि वो इनके प्रचार प्रसार से या तो दूर दूर दिखे, या जो दिखे तो उसमें उनका पर्सनल पार्टिसिपेशन नहीं था। वो उसने, और दूसरा, हाँ, तो दूसरा जो घनश्याम जी हैं उनकी इमेज अच्छी है। घनश्याम जी खुद भी एक बड़े मतलब कद्दावर नेता वहाँ के माने जाते हैं। इस वजह से दतिया में जो चुनाव हुए हैं उसमें से, पर हमें ये नहीं लग रहा था कि शायद वोटों का भी फासला इतना होगा। अभी देख रहे थे 6-7 हज़ार का गैप चल रहा था। तो उस सूरत में दतिया मेरे लिए सरप्राइज है, और पटना मेरे लिए बहुत सरप्राइज नहीं, बांकीपुर मेरे लिए इतनी सरप्राइज नहीं है। क्योंकि अभी 15 दिन से जो रिपोर्टें आ रही थी, बिहार के 4 छोटे छोटे सर्वे करने वाले लोगों ने, जो सिफोलॉजी करने वाले लोगों ने सर्वे किया, उसमें से मेजोरिटी ने कहा कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। वो ये मतलब जब थर्सडे को चुनाव हुए उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ आपसे एक टेक और लेना चाहूँगा, फाइनल टेक लेना जी। चाहूँगा, क्योंकि अब यूपी में भी चुनाव जल्दी ही होंगे। तो आप इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं कि जो आने वाले जो चुनाव होंगे स्टेट में, पंजाब में भी हैं, यूपी में भी हैं, तो उसमें बीजेपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? बीजेपी की स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं उनको बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? 100% पड़ेगी। आप देखिए, पिछले के जितने चुनाव हुए, बीजेपी हर बार स्ट्रेटजी बदलती है। अब बीजेपी इस मामले में बाकी और पार्टियों से फास्ट है, आगे चलती है। अभी बीजेपी को लग रहा है कि साहब ऐसा है कि अभी के हालात ये हैं कि जेनजी ने आप वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे प्रधानमंत्री को हर शाम रात में 12 बजे आके उनको संबोधन करना पड़ रहा है। तो कुछ सोच के वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लोग इस सरकार में अगर कोई कुछ कर रहा है तो समझिए कि वो बिना काम के नहीं कर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होगी, बहुत बड़ा विजन होगा, बहुत बड़ी सोच होगी, तब ऐसा हो रहा है। यूपी में इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कहा सकता। यूपी में प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी स्ट्रेटजी चेंज करेगी, वो स्ट्रेटजी चेंज करेगी और वो सफल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब आगे जो रास्ता है वो टफ है, क्योंकि जेनजी ने जो एक ऐसा उनके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है जिसको कहीं ना कहीं उनको निपटने के लिए। हाँ, और करेला पे तो बांकीपुर ने नीम चढ़ा दिया ना। बिल्कुल। हाँ, बांकीपुर ने नीम चढ़ा। बांकीपुर ये बता रहा है कि साहब कोई भी है कोई ऐसा नहीं है जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता है। एक लाइन में इस पूरी फिजा को मैं समअप करता हूँ कि मतलब ये सोचना कि इनको डिफीट नहीं किया जा सकता, इस लाइन में कोई दम नहीं है। तो ये थे पवन कुमार जो कि बांकीपुर सीट के बारे में बता रहे थे। और अब बीजेपी को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बांकीपुर सीट से उनको ये समझ में आ गया होगा कि आने वाले जो चुनाव है वो उनके लिए आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया है उसका पूरे देश भर में असर देखने को मिला है। और उसी को लेकर के अब बीजेपी को अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर इन वोटरों को वो साथ लेती है तो हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए, नहीं तो आगे आने वाला जो रास्ता है वो मुश्किल भरा होगा। धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद। सर एक लास्ट वाला क्वेश्चन क्यों? इससे पहले वाला नहीं, क्या करना है? इससे पहले वाला क्वेश्चन करेंगे एक बार? नहीं, क्यों? अरे बीच में मैंने टोका था ना इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक है, निकल जाएगा। इतनी